स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्रांस की क्रांति का महत्व एवं प्रभाव। फ्रांस की क्रांति कोई स्थानीय घटना नहीं थी। इसने फ्रांस की जनता को ही नहीं अपितु यूरोप एवं सारे विश्व को प्रभावित किया। जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय कहा है। हंगल जैसे विचारकों ने क्रांति की याद में पौधे लगाए। बास्तील के पतन के बाद सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर विद्यार्थी खुशी से नाचे। अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ ने अभिभूत होकर अपने युवा एवं फ्रांसीसियों ने होने का खेद प्रकट किया। फ्रांस की क्रांति का महत्व न केवल फ्रांस के संदर्भ में अपितु यूरोप एवं विश्व के संदर्भ में भी है। यह क्रांति विचार, समाज एवं राजनीतिक के क्षेत्रों में एक विजय थी, जिसे एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्र ने स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन, वर्गीय विशेषाधिकार, सामाजिक वैमनस्य, चर्च की प्रभुता, सामंतशाही और पुरातन व्यवस्था के ऊपर प्राप्त किया था। इस फ्रांस की क्रांति के पश्चात जॉन हॉल स्टीवर्ड ए डॉक्यूमेंट्री सर्वे ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिखता है कि फ्रांस का इतिहास यूरोप का इतिहास बन जाता है तथा फ्रांस का राष्ट्रनायक नेपोलियन यूरोप का नायक बन जाता है। फ्रांस की क्रांति के प्रभावों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर पहला, फ्रांस पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का वस्तुतः सबसे अधिक प्रभाव फ्रांस पर ही पड़ा। पहला प्रभाव जो हम लेते हैं वो है स्वेच्छाचारी निरंकुश बुर्बो राजतंत्र का अंत। यह क्रांति फ्रांस के स्वेच्छाचारी निरंकुश भ्रष्ट राज शासन तंत्र को पूर्णतः हिला रखने में सफल रही, जो पूर्णतः है केंद्रीयकृत, अमर्यादित, भ्रष्ट व्यवसाय था, जहाँ चर्च, सामंत, अन्य वर्ग ऐसा नहीं था जो राज्य की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों को नियंत्रण करता। प्रांतों का प्रशासन भी अमर्यादित था। प्रशासन की दृष्टि से सारा फ्रांस 34 इंटेलिजेंस में विभक्त था, जिसे प्रशासक द्वारा नियुक्त इंटरटेंट कहलाते थे। फ्रांस के ये इंटरटेंट प्रांतों के संदर्भ में एक प्रकार से फ्रांस के राजा थे, जो प्रशासनिक अत्याचारों एवं अनियमितताओं के कारण फ्रांसीसी जनता द्वारा घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव। सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव के अंतर्गत सबसे प्रथम लेंगे हम विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की उस सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया जो असमानताओं, विषमताओं, विशेषाधिकारों, रियायतों पर आधारित थी, जिसमें समाज में एक वर्ग अत्यधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता था तो दूसरा वर्ग बिल्कुल गरीबी का जीवन व्यतीत करता था। क्रांति ने इस सामाजिक वैमनस्य की जड़ पर प्रहार किया और अब समाज नए तरीके से गठित होने के लिए तैयार था। सामंत वर्ग के महत्व की समाप्ति। क्रांति से पूर्व फ्रांस में सामंत वर्ग प्रभावी था। यह समाज दूसरे समृद्ध वर्ग, जिसके पास सुख सुविधा के प्रचुर साधन थे, अनेक विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं से युक्त था। ये कृषकों पर उन्होंने अनेक प्रकार के कर, शुल्क व बेगार लगाते थे। समाज में अपनी अयोग्यता, अकर्मण्यता एवं उदासीनता के कारण बदनाम थे। कुछ सामंत क्रांतिकारियों के हाथों दुर्दशा के शिकार बने। कुछ काल के ग्रास में कुछ सामंत प्राण रक्षा के लिए फ्रांस छोड़कर विदेशों में भाग गए। इस प्रकार सामंत वर्ग के महत्व की समाप्ति हुई। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग की दशा में सुधार। फ्रांस की क्रांति से पूर्व जो वर्ग सबसे ज़्यादा फ्रांस में पिस रहा था, जो कि सबसे अधिक 80% जनता का भाग था, प्रजा का भाग था, और जिसकी स्थिति सबसे निम्न प्रकार थी, उसकी स्थिति में फ्रांस की क्रांति के बाद उस पर प्रभाव पड़ा कि उसकी दशा में सुधार आया। क्रांति की जो अगुआ था वो मध्यम वर्ग ही था। सामंतों के अनावश्यक बंधनों से इन्हें मुक्ति मिल गई। व्यापार व्यवसाय पर लगे प्रतिबंध हट गए। साथ ही ऊंचे पदों पर पहुंचने के लिए राह खुल गई। जहाँ तक निम्न वर्ग की स्थिति का सवाल है, क्रांति के पश्चात भूमिहीन कृषकों, कृषिदासों की स्थिति सुधरी। राज्य द्वारा इन्हें जीविकोपार्जन के लिए भूमि दी गई। अनेक अनावश्यक कर समाप्त किए गए। करों में समानता आने से इस वर्ग ने राहत की सांस ली। चर्च की सर्वोच्च स्थिति में गिरावट। इस क्रांति ने फ्रांस को चर्च की प्रभुसत्ता, निरंकुशता, भ्रष्टाचार आदि से भी मुक्ति दिलाई। क्रांति ने चर्च की विशिष्ट स्थिति को समाप्त कर दिया। राज्य चर्च की
भूमि संपत्ति अधिकृत कर चर्च को मर्यादित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया। अनेक पादरी तो देश छोड़कर भाग गए, जो रह गए उन्हें राज्य व संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ी। इस प्रकार अब चर्च राज के अधीन हो गया। आर्थिक प्रभाव। क्रांतिकारी फ्रांस की आर्थिक दशा अत्यंत जटिल एवं बोझिल थी। ये भी फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। कर संग्रह की पद्धति अत्यंत बेसाध्य, भ्रष्ट एवं असंतोषजनक थी। क्रांति ने फ्रांस के आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किए। कई कष्टकारी कर समाप्त किए गए, पत्र मुद्रा प्रचलित की गई, प्रवासी जमींदारों की ज़मीनें सरकार द्वारा अधिकृत करके जरूरतमंद किसानों को सस्ते दामों पर बेची गई। चर्च की संपत्ति पर अधिकार करके सरकार ने जनसाधारण में उसका आवंटन किया। प्रशासनिक एवं संवैधानिक और न्यायिक सुधार। फ्रांस की पुरातन शासन व्यवस्था जीर्ण शीर्ण एवं दोषपूर्ण हो गई थी। फ्रांस में इतने कानून थे कि प्रत्येक 5 मील पर अलग कानून लागू होता था। अब इन संविधान के तहत यहाँ फ्रांस में संवैधानिक राजत्व की स्थापना एवं एक सदनीय व्यवस्था का गठन आदि किया गया। 1795 में एक नवीन संविधान द्वारा फ्रांस में प्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई। प्रशासनिक एवं संवैधानिक सुधारों के साथ साथ न्यायिक सुधार भी किए गए। क्रांति में प्रचलित भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था का अंत कर संपूर्ण फ्रांस में एक रूप न्याय व्यवस्था का निर्माण किया गया। कानून को सुव्यवस्थित संग्रह नेपोलियन की प्रमुख देन थी। मानव अधिकारों की घोषणा। क्रांतिकारियों ने क्रांति की सफलता के उपरांत मनुष्य के नैसर्गिक एवं पवित्र अधिकारों की घोषणा करना अनिवार्य माना, ताकि शासन तंत्र के सूत्रधार अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट रह सकें। मानव अधिकारों की घोषणा के प्रारूप में कुल 17 अनुच्छेद थे। इसमें कहा गया था कि मनुष्य स्वतंत्र व समान है, जनता ही प्रभु है, कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है एवं इसके निर्माण हेतु जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है और अधिकारीगण उसी सत्ता का उपभोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, जनता की प्रभुत्व की घोषणा की गई, जो सार्वकालिक मानी गई। यह घोषणा पुरातन व्यवस्था की मृत्यु का प्रमाण पत्र थी। फ्रांस के लिए एक नवीन जीवन की आशा थी। यह घोषणा पत्र बाद के वर्षों में उदारता का चार्टर बन गया। क्रांति के कुप्रभाव यानी क्रांति के क्या नुकसान हुए, उनको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। क्रांति के दौरान फ्रांस में जनसाधारण को अनेक कष्ट एवं परेशानियां झेलनी पड़ी। असंख्य लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। रक्तपात क्रांति का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा। आतंक के राज के दौरान असंख्य निरपराध लोगों को गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया। लंबे समय तक फ्रांस अशांति, अराजकता और अव्यवस्था से ग्रसित रहा। विदेशी प्रक्रियावादी राज्यों द्वारा फ्रांस की क्रांति का अंत करने के लिए युद्ध छेड़ दिए गए। ये युद्ध लगभग 23 वर्षों तक चलते रहे। इनसे फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फ्रांस के अलावा अतिरिक्त अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा। उनमें इंग्लैंड पर प्रभाव प्रमुख रूप से है। प्रारंभ में इंग्लैंड में फ्रांस की क्रांति का खुले हृदय से स्वागत किया गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीटर यंगर ने क्रांति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। इंग्लैंड की प्रजा द्वारा इस क्रांति का स्वागत करने के पीछे ये मानना था, इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में भी इंग्लैंड जैसा प्रजातंत्र स्थापित हो जाएगा। किंतु जैसे जैसे क्रांति का स्वरूप उग्र एवं हिंसक होता गया, इंग्लैंड ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सितंबर हत्याकांड, आतंक का राज, सम्राट एवं सामग्री का वध आदि ऐसी घटनाएं रहीं जिनसे इंग्लैंड का फ्रांस की क्रांति के प्रति मोह भंग हो गया। इंग्लैंड के विभिन्न नेता बर्क ने रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखकर फ्रांस की क्रांति की तीव्र आलोचना की। प्रधानमंत्री पिट ने इंग्लैंड में इस क्रांति के प्रभाव को अंकुशित करने के लिए प्रतिक्रियावादी नीति को क्रियान्वित किया। उसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, राजनीतिक सभाओं में भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संदिग्ध विदेशियों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। सभी प्रकार के राजनीतिक एवं संवैधानिक सुधार कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए गए। मजदूरों के संगठनों के गठन पर रोक लगा दी गई। इन सभी प्रतिबंधों के बावजूद क्रांति की भावना से उत्प्रेरित होकर इंग्लैंड की जनता संसदीय सुधार की मांग के लिए आंदोलन तेज करने लगी। शेष यूरोप पर प्रभाव। इस क्रांति का प्रभाव मात्र इंग्लैंड तक सीमित न रहा, वरन समस्त यूरोप में इस क्रांति की लहर से प्रभावित होता दिखाई दिया।
यह एक संपूर्ण यूरोपीय आंदोलन था जो फ्रांस की इसमें प्रारंभ हुआ था तथा नेपोलियन के काल में यूरोप में फैल गया, जिसने फ्रांस के बाद यूरोप में पुरातन व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार किया। क्रांति में से एक और यूरोप कई देशों में राजनीतिक अधिकारों की मांग लेकर जन आंदोलन हुआ करने लगे। दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारों से क्षुब्ध होकर यूरोप में प्रतिक्रिया युद्ध की शुरुआत हुई। 1815 की वियना कांग्रेस के निर्णय मूल में क्रांति जनित विचारों को नष्ट करना और फ्रांस में को नियंत्रित करना इसका प्रमुख ध्येय रहा। 1815 से 1845 तक मेटरनिख का जो युग रहा, इस उदारवादी विचारों व कार्यों को नष्ट करने के लिए उसने अनेक कार्य संपादित किए गए, इसलिए इस युग को प्रतिक्रियावाद का युग भी कहा जाता है। विश्वव्यापी स्थायी प्रभाव। फ्रांस की राज्य क्रांति न केवल फ्रांस यूरोप बल्कि समूचे विश्व को प्रभावित किया। इसने विश्व में सदियों से चली आ रही व्यवस्था का अंत करके एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न किया जिसके फलस्वरूप एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। राष्ट्रीय सभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा ने इस तथ्य पर बल दिया, सार्वधिक संपन्नता जनता में निहित है और कानून केवल जन इच्छा की अभिव्यक्ति है। फ्रांस की क्रांति की घोषणा की शासन जनता के लिए ही नहीं अपितु जनता द्वारा होना चाहिए। स्वतंत्रता की विचारधारा समूची मानवता का प्रतिनिधित्व बन गई। केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, वोट देने के अधिकार की स्वतंत्रता, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि सब विश्व भर में आंदोलन होते रहे। नमस्कार।